हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे वल्वुलर हार्ट डिजीज के बारे में। ऐसी बीमारी जो हार्ट के वाल्व को प्रभावित करती है। हार्ट में कौन कौन से वाल्व होते हैं? बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड और पल्मोनरी वाल्व और आरोटिक वाल्व। ऐसा समझें कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वाल्व है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वाल्व है, पल्मोनरी आर्टरी पे वाल्व है और अरोटा पे क्या है? वाल्व है। तो इन चारों वाल्व में किसी भी प्रकार की कोई कंडीशन अफेक्ट करे उसको हम बोलते हैं वल्वुलर हार्ट डिजीज। जो हार्ट की जो वाल्व होते हैं वो वाल्व यूनी डायरेक्शनल फंक्शन करते हैं, है ना। एक ही दिशा में ब्लड को फ्लो करने के लिए परमिशन प्रोवाइड करते हैं। इसको हम बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड। अब जो वल्वुलर हार्ट डिजीज है उसमें क्या होने वाला है कि किसी भी प्रकार का इम्पेयरमेंट होने वाला है। किसमें? ओपनिंग में और क्लोजिंग में। किसकी ओपनिंग और क्लोजिंग में? जो हार्ट की जो चारों वाल्व हैं, इन चारों वाल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग में किसी प्रकार की इम्पेयरमेंट होनी है। वो हो सकता है एनाटोमिकल भी हो सकती है और फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है। अगर होता ऐसा होता है तो हम क्या बोलेंगे? इसको वल्वुलर हार्ट डिजीज बोलते हैं। और क्या होने वाला है? होने वाला ये है भाई, कोज हो सकता है, रिगर्जिटेशन हो सकता है ना, और इसके अलावा स्टेनोसिस हो सकता है। अगर किसी पेशेंट में रिगर्जिटेशन होता है तो उसको बोलेंगे कि टाइम से बंद नहीं हो पाया, है ना। ऐसा समझे कि अगर ब्लड आगे तो चला गया लेकिन वाल्व बंद नहीं होने की वजह से वापस आ गया, है ना। इसको हम बोलते हैं रिगर्जिटेशन। जैसा उल्टी होती है ना कि स्टोमक के जो वाल्व हैं, है ना, इसोफेगस और स्टोमक के बीच में वाल्व हैं, अगर वो बंद नहीं हुए तो पेशेंट को क्या हो जाती है? उल्टी हो जाती है। जैसे उल्टी जैसी जो कंडीशन है ना, ये बैक फ्लो की जो कंडीशन है, इसको हम रिगर्जिटेशन बोलते हैं। रिगर्जिटेशन कहाँ कहाँ हो सकता है ना। चारों वाल्व में हो सकता है। ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, बाइकस्पिड रिगर्जिटेशन, है ना, एरोटिक वाल्व रिगर्जिटेशन और पल्मोनरी आर्टरी वाल्व रिगर्जिटेशन। ऐसा हो सकता है। दूसरा, स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मतलब हम ऐसा समझेंगे कि वाल्व ओपन नहीं हुआ। अगर किसी कारण से वाल्व ओपन नहीं होता है टाइम से तो क्या होने वाला है? ब्लड आगे नहीं जाने वाला है। और जब ब्लड आगे नहीं जाएगा तो दोनों में सेम कंडीशन थी। उसमें ब्लड वापस आ गया था, इसमें ब्लड आगे नहीं जा पा रहा। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कि क्या होने वाला है? स्ट्रोक वॉल्यूम अफेक्ट होने वाला है। स्ट्रोक वॉल्यूम अफेक्ट होगा, कार्डियक आउटपुट अफेक्ट होगा, पेरिफेरल परफ्यूजन अफेक्ट होगा, मेटाबॉलिक डिमांड अपसेट होगी, हार्ट कंपनसेट करेगा और सीसीएफ होने वाला है। एक बात और याद रखनी है हमें कि जो हार्ट के वाल्व होते हैं वो हार्ट के वाल्व एंडोमेट्रियम में स्थित होते हैं, है ना। किसमें होंगे? एंडोमेट्रियम में स्थित होंगे। और एंडोमेट्रियम जो लेयर है वो हार्ट की इंटर्न मोस्ट लेयर होती है। सबसे अंदर वाली जो लेयर होगी वो एंडोमेट्रियम होती है। जो एंडोकार्डियम का जो पार्ट है, एंडोकार्डियम जो है वो एंडोकार्डियम इंटरनल मोस्ट लेयर है और इसमें ही वाल्व स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्या बात करते हैं हम लोग? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर जो फंक्शंस हैं, नॉर्मली फंक्शन यूनिडायरेक्शन फ्लो होगा, लेकिन यूनिडायरेक्शन फ्लो अगर अफेक्ट होता है तो क्या होने वाला है? वहां पे वन वे सर्कुलेशन जो है, एक ही दिशा में ब्लड जाने का जो सिस्टम है वो अफेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब बैक फ्लो हमें देखने को मिलेगा, है ना। क्या होने वाला है? होने वाला है टू वे सर्कुलेशन स्टार्ट होने वाला है यहाँ पे। और टू वे सर्कुलेशन का मतलब कार्डियक आउटपुट अफेक्ट होने वाला है। कितने प्रकार का होता है भाई? हार्ट के वाल्व की जो प्रॉब्लम होती है, जो डिजीज कंडीशन है, ये दो प्रकार की होती है। पहली कंडीशन हम बोलेंगे स्टेनोसिस,
दूसरी कंडीशन है रिगर्जिटेशन। तो क्या होने वाला है, देखो स्टेनोसिस जो है वो अनाटॉमिकल प्रॉब्लम है। स्टेनोसिस क्या है, अनाटॉमिकल प्रॉब्लम है। इसमें नैरोनेस हो जाता है वालों का, स्टिफनेस हो जाता है, सकड़ा हो जाएगा वाल, है ना, या तो ओपन ही नहीं होगा या तो बिल्कुल बंद रहेगा, या तो सकड़ा हो जाएगा, स्टिफ हो जाएगा, ऐसा होने वाला है। और अनाटॉमिकली ऐसा होने वाला है वाल में। तो क्या होगा, ये चीजें हमें देखने को मिल सकती है, एरोटिक वाल्व स्टेनोसिस, है ना, मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस, पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस और ट्राइकस्पिड वाल्व स्टेनोसिस। चारों वाल्व हैं, चारों कंडीशंस दिख रही हैं। होने वाला क्या, स्टेनोसिस में नैरो हो जाएगा, स्टिफनेस हो जाएगा, ओपन नहीं होगा, अनाटॉमिकल चेंजेस होने वाले हैं। तो ये जो कंडीशन है अगर किसी भी वाल्व में होती है, तो वाल्व में जब कंट्रक्शन का टाइम आता है तो कंट्रक्शन के दौरान जो ब्लड का फ्लो है वो आगे नहीं जाएगा। जैसा हम सोचें कि पेशेंट का राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर जो वाल्व है इसमें स्टेनोसिस है। अब स्टेनोसिस क्या होगा, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो राइट एट्रियम में जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में नहीं जाएगा, तो कहां जाएगा, वो बैक फ्लो हो जाएगा और बैक फ्लो होकर सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा में जाएगा। मतलब सिस्टेमिक कंजेशन जैसा अपने को देखने को मिल सकता है, जिसको हम बोल रहे थे राइट हार्ट फेल्योर। दूसरी हम बात करते हैं पल्मोनरी स्टेनोसिस की। पल्मोनरी स्टेनोसिस में हमें क्या देखने को मिलता है कि पल्मोनरी जो राइट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन है उसके दौरान पल्मोनरी वाल ओपन नहीं हुआ, और पल्मोनरी वाल ओपन नहीं हुआ है इसकी वजह से पेशेंट में जो ब्लड था लेफ्ट राइट वेंट्रिकल का वो कहाँ नहीं गया, पल्मोनरी आर्टरी में नहीं गया, लंग्स में नहीं गया, वहां पे डिफ्यूजन नहीं हुआ। ब्लड का डिफ्यूजन नहीं हुआ तो लेफ्ट एट्रियम में क्या ही आएगा, और लेफ्ट एट्रियम में ब्लड नहीं है तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड नहीं है, और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड नहीं है तो क्या होगा, परफ्यूजन अफेक्ट होने वाला है, स्ट्रोक वॉल्यूम अफेक्ट होने वाली है, कार्डियक आउटपुट अफेक्ट होने वाला है। तो क्या होगा, होना ये है कि ब्लड जो है वो एट्रियोवेंट्रिकुलर जो वाल्व है राइट का उसको क्या करके रिगर्जिटेट करके ऊपर निकलना शुरू हो जाएगा राइट एट्रियम में, राइट। ये पल्मोनरी अफेक्ट था। सेम कंडीशन हम देखें कि अगर लेफ्ट का अफेक्ट होता है तो लेफ्ट में अफेक्ट होता है, मानो कि लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल अफेक्ट होता है, तो इसमें क्या होगा, स्टेनोसिस अगर है तो स्टेनोसिस है तो क्या देखने को मिलेगा हमें, स्टेनोसिस में हमें देखने को मिलेगा कि पेशेंट का जो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकुलर में जो ब्लड जाने वाला था वो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं गया, और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड नहीं गया तो कहां गया, वो ब्लड बैकफ्लो करके कॉन्ट्रैक्शन के दौरान पल्मोनरी वेन्स में वापस कर गया, पल्मोनरी वेन्स में वापस कर गया। तो इसका मतलब क्या समझे, पल्मोनरी वेन्स में वापस जाने का मतलब है कि जो लंग्स हैं वहां पे कंजेशन देखने को मिल रहा है, और लंग्स में कंजेशन है तो पल्मोनरी साइन देखने को मिलेंगे। तो हम क्या समझेंगे कि वल्वुलर हार्ट डिजीज की वजह से जो हमें देखने को मिल सकता है, और लेफ्ट साइड हार्ट फेल्योर देखने को मिल सकता है ना। तो ऐसा हमें देखने को मिलेगा। फिर तीसरी बात करते हैं हम लोग अरोटा की। अगर अरोटा में स्टेनोसिस है, क्या है, अरोटा में स्टेनोसिस है तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर क्या होने वाला है, कंट्रैक्शन होने वाला है, और कंट्रैक्शन के दौरान जो ब्लड था वो अरोटा में नहीं जाकर के कहां जाएगा, जो लेफ्ट एट्रियम है वहां तक जाने की कोशिश कर सकता है। उससे क्या होगा, देखो लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन करता है तो क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम जनरेट होता है, और नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम की कितना होता है 70 ml। स्ट्रोक वॉल्यूम जनरेट नहीं हुआ, कार्डियक आउटपुट जनरेट नहीं हुआ, जो पेरिफेरल परफ्यूजन है वो अफेक्ट हो गया, जो सप्लाई डिमांड होने वाली है टिश्यूज में, मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट जो थी न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की वो अफेक्ट हो गई है। तो ये चीज हमें देखने को मिलेगी किसी भी पेशेंट में जिसमें स्टेनोसिस जैसी होगी। देखो इस वाल्व हमें चार है ना,
राइट में एक वाल्व है, एक लेफ्ट में वाल्व है, एक अरोटा में है, एक पल्मोनरी आर्टरी में, 4 वाल्व हैं। अब 4 वाल्व में स्टेनोसिस होगा तो स्टेनोसिस का मतलब खुलना नहीं है, ओपन नहीं होना। स्टेनोसिस है ये नैरो और स्टिफनेस हो जाता है वाल्व में, अनाटॉमिकल चेंजेज होते हैं, राइट। ये था स्टेनोसिस जो सभी वाल्व में हमें देखने को मिलेगा। अगर राइट अफेक्ट हो रहा है तो राइट साइडेड हार्ट फेल्योर होगा, लेफ्ट अफेक्ट हो रहा है तो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर हमें देखने को मिलेगा। और राइट साइडेड हार्ट फेल्योर अगर हो रहा है ना तो कंजेशन होगा सिस्टमिक सर्कुलेशन में, और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर हो रहा है ना तो कंजेशन होने वाला है पल्मोनरी सर्कुलेशन में। ये चीज हमें देखने को मिल रही है किसी भी पेशेंट में वाल्व की अफेक्ट अगर स्टेनोसिस हो रहा है तो। अब रिगर्जिटेशन की बात कर लेते हैं। रिगर्जिटेशन का मतलब उल्टी हो रहा है, वापस बैकफ्लो हो रहा है ना। तो अगर रिगर्जिटेशन वर्ड जहां आए उसको हम समझेंगे कि टाइम पे बंद नहीं हुआ, जो वाल्व है ये टाइम पे बंद नहीं हुआ, इसका मतलब फिजियोलॉजिकल जो कंडीशन थी, जो फिजियोलॉजिकल जो फंक्शंस थे वो पेशेंट के अफेक्ट होने वाले हैं किसमें, रिगर्जिटेशन की कंडीशन में। कहां कहां होगा, ये होगा भाई वही राइट लेफ्ट अरोटा और पल्मोनरी। इसमें हमें देखने को मिलेगा कि पेशेंट में ब्लड कंट्रैक्शन के दौरान वापस उसमें चला तो जाता है ना, आर्टरी में चला गया, वेन्स में चला गया, है ना। जो पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा में ब्लड तो चला गया है ना, राइट में वेंट्रिकल्स तक ब्लड आ गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ये बैकफ्लो हो रहा है। जाने के बाद जैसे अरोटा में ब्लड गया कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, लेकिन टाइम पे अरोटिक वाल्व क्लोज नहीं हुआ, तो क्या हुआ, सारा ब्लड जो गया था वो वापस आ गया। तो क्या हुआ, होना ये है कि जितना कार्डियक आउटपुट या स्ट्रोक वॉल्यूम जाना चाहिए था उतना स्ट्रोक वॉल्यूम नहीं गया, वही पेरिफेरल परफ्यूजन डिक्रीज हुआ, है ना। देखो स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज, पेरिफेरल परफ्यूजन अफेक्ट हो रहा है, और मेटाबॉलिक जो डिमांड होने वाली थी वो मेटाबॉलिक डिमांड क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है किसी पेशेंट में। तो हम वहां पे क्या देखने को मिलेगा, इस्केमिया, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल सकती है किसमें, वाल्वुलर हार्ट डिजीज में। कौन कौन सी कंडीशन थी, कंडीशन थी स्टेनोसिस। और स्टेनोसिस कहाँ हो रहा था, अरोटिक वाल्व में हो सकता है, मिट्रल वाल्व में हो सकता है, पल्मोनरी वाल्व में हो सकता है, ट्राइकस्पिड वाल्व में हो सकता है। दूसरा क्या था, रिगर्जिटेशन, सेम कि कहाँ हो सकता है, अरोटिक वाल्व में हो सकता है, मिट्रल वाल्व में हो सकता है, पल्मोनरी वाल्व में हो सकता है, और ट्राइकस्पिड वाल्व में हो सकता है। ये कंडीशंस थी जिस पेशेंट में वाल्वुलर हार्ट डिजीज है। स्टेनोसिस का मतलब खुलना नहीं है, ओपन नहीं होना है, और रिगर्जिटेशन का मतलब क्लोज नहीं होना है। स्टेनोसिस अनाटॉमिकल होता है, रिगर्जिटेशन फिजियोलॉजिकल हो सकता है। स्टेनोसिस में नैरो स्टिफनेस होती है, इसमें रिगर्जिटेशन में इनसफिशिएंसी होती है। ये चीजें हमें देखने को मिलेगी अगर किसी भी कंडीशन में किसी पेशेंट को क्या है, ये चीजें हैं, है ना, वाल्वुलर हार्ट डिजीज है। तो हमें इसके कुछ कोज समझते हैं, है ना, क्या कारण इसके हो सकते हैं। पहला कारण है रोमेटिक हार्ट डिजीज। रोमेटिक हार्ट डिजीज जो कंडीशन है ये ऑटो इम्यून क्रिएशन होता है ना। तो इसमें क्या होता है कि बीटा हेमोलाइटिक जो है स्ट्रेप्टोकोकाई ग्रुप ए, ये क्या करता है, इन्फेक्टियस कंडीशन करता है ना। तो क्या होगा, इसमें हार्ट की तीनों लेयर, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, तीनों लेयर क्या होती हैं, अफेक्ट होती हैं। तो क्या होने वाला है, इसमें मोस्ट कॉमन जो देखा जाता है हमें वो मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस देखा जाता है, मोस्ट कॉमनली तो मिट्रल वाल्व का स्टेनोसिस। दूसरा ट्राइकस्पिड वाल्व का स्टेनोसिस, ये सेकंड मोस्ट कॉमन वो है, ठीक है। अब बात करें कि मोस्ट कॉमनली अगर अफेक्ट की बात कर लेंगे तो यहाँ पे मिट्रल वाल्व अफेक्ट हो रहा है, किसमें, रोमेटिक हार्ट डिजीज में। दूसरा है कारण है इसका इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, किसी भी इन्फेक्शन के कारण जो हार्ट की एंडोकार्डियम है वो एंडोकार्डियम क्या हो जाए, इन्फ्लाम्ड हो जाए, है ना। उस कंडीशन में क्या होने वाला है, क्योंकि वाल्व एंडोकार्डियम लेयर में ही स्थित होते हैं, तो क्या होगा, होने वाला ये है कि वाल्व में लेस वास्कुलर होंगे और इन्फ्लामेशन होगा, लीजन्स होंगे। तो अफेक्ट क्या होने वाला है, जैसे मोस्ट कॉमन अफेक्ट हो रहा है आरोटिक वाल्व, है ना। तो आरोटिक वाल्व अफेक्ट हो रहा है तो आरोटिक रिगर्जिटेशन हमें देखने को मिलेगा। मिट्रल वाल्व में हो रहा है तो मिट्रल रिगर्जिटेशन हमें देखने को मिलेगा,
ठीक है, ट्राइकस्पिड और पल्मोनरी वाल्व। तो हमें रिगर्जिटेशन जैसा देखने को मिलेगा कहाँ पे, जहां पे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, और मोस्ट कॉमनली कौन सा वाल्व अफेक्ट हो रहा है, एरोटिक वाल्व। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इस्केमिक हार्ट डिजीज। इस्केमिक हार्ट डिजीज जो होती है उनमें किस प्रकार से अफेक्ट करता है, कि बात करें कि जो मसल्स है, पैपिलरी जो मसल्स हैं वाल्व में, वो क्या होती है, इसमें अफेक्ट होती हैं। अगला कारण है कंजिनाइटल हार्ट एनोमलीज। इसमें मोस्ट कॉमन कारण होता है पल्मोनरी स्टेनोसिस। प्रोसीजर, किसी भी प्रोसीजर के कारण हो सकता है, किसी सर्जरी के कारण हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल ट्रॉमा के कारण हो सकता है, और कहाँ हो सकता है, और हो सकता है भाई आईवी ड्रग अब्यूजर जो होते हैं, है ना, जो नशेबाज होते हैं, नशेड़ी होते हैं, जो आईवी ड्रग होते हैं, जो पोर्टल ऑफ एंट्री होता है, पोर्टल ऑफ एंट्री के कारण इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हुआ। मोस्ट कॉमन जो अफेक्टेड वाल्व होगा वो ट्राइकस्पिड वाल्व होगा, है ना। मोस्ट कारण क्या है कि वेन्स जो होती हैं वो राइट एट्रियम में आती है, राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड में आएगी, ट्राइकस्पिड वाल्व अफेक्ट होने वाला है ना, सबसे पहले। तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की वजह से भी ऐसा हो सकता है, आईवी ड्रग अब्यूजर की वजह से भी हो सकता है, एज्ड पर्सन में ऐसा हो सकता है, जिनकी एज ज्यादा हो, उसमें क्या होगा, डीजनरेटिव फाइब्रो कैल्सिफिकेशन होने वाला है ना। जो कैल्सिफिकेशन है फाइब्रस के साथ में, ऐसा हो सकता है, तो एरोटिक स्टेनोसिस हमें देखने को मिलेगा। जो एरोटिक स्टेनोसिस है ये मोस्ट लोड एरोटा एंड मिट्रल वाल्व, क्योंकि ज्यादा लोड बढ़ जाता है उस टाइम। अगला है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, ये कारण है जिसमें ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन हमें देखने को मिलता है। इसके कारण हो सकता है एग्जांपल में वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, किसी पेशेंट में ऐसा होता है तो मोस्ट कॉमन वाला अफेक्ट होगा इसमें जिन पेशेंट में इंडस्ट्रियल जो कंट्रीज होती है ना, एरोटिक वाल्व स्टेनोसिस। क्या हो सकता है इसमें, एज का कारण हो सकता है, और फाइब्रोस्क्लेरोटिक कैल्सिफिकेशन है, ये ऐसा हो सकता है। जो मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस है ये मोस्ट कॉमनली हमें 20 से 39 साल की एज में देखने को मिलता है, और इसका कारण होता है रूमेटिक हार्ट डिजीज। दूसरा है मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन, ये सेकंड मोस्ट कॉमन कारण होता है, जिसके कारण किसके कारण हो सकता है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के कारण हमें ये देखने को मिल सकता है। कोर्स देख लिया हमने, तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या देखने को मिलेगा, हम देख लेते हैं कि पैथोजेनेसिस की जो फिजियोलॉजी होती है ना, उसमें क्या होगा, किसी भी प्रकार का कोज रिस्क फैक्टर होगा, तो क्या करता है वो, अफेक्ट करेगा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ऑफ वाल्व, है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो किसी भी प्रकार का कोज हो सकता है, रिस्क फैक्टर हो सकता है, उसके कारण क्या होगा, उसके कारण होने वाला है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाल्व की अफेक्ट होने वाली है। उसके बाद में अब वाल्व जो है वो टाइम पे क्लोज और ओपन नहीं हो पाएगा, और जो क्लोज और ओपन नहीं होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओपन नहीं हुआ तो स्टेनोसिस हो रहा है, और क्लोज नहीं हुआ तो रिगर्जिटेशन हो रहा है। स्टेनोसिस में वन वे होगा, सर्कुलेशन अफेक्ट होगा, वाल्व इन्फ्लुएंस हो गए। सेम रिगर्जिटेशन में क्या होगा, बैकफ्लो आएगा, टू वे होगा, सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसके रिजल्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा, इसके रिजल्ट में हमें देखने को मिलेगा कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, जैसा हमने देखा था, राइट साइड के वाल्व अफेक्ट हो रही हैं तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो रहा है, लेफ्ट साइड के वाल्व अफेक्ट हो रहे हैं, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल हो रहा है। ऐसा हमें देखने को मिलता है कि जैसे जैसे जिस साइड के होंगे उस साइड का हार्ट फेलियर हमें देखने को मिलता है, जिसको हम कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर बोलते हैं। ठीक है, अगला हम क्या देखेंगे कि वेंट्रिकुलर डायलेशन हमें देखने को मिल सकता है, यहाँ पे हाइपरट्रोफी हमें देखने को मिल सकती है एरोटिक स्टेनोसिस के कारण, राइट। अब क्लिनिकल जो कंडीशंस हैं इसमें हमें क्या क्लिनिकल सिनेरियो देखने को मिलेगा, पहला है वाल्वुलर हार्ट डिजीज में डिपेंड करता है वाल्व के टाइप पे, डिग्री ऑफ अफेक्ट पे, स्टेनोसिस या रिगर्जिटेशन पे, कोज पे करेगा, ड्यूरेशन पे करेगा। ठीक है, ऐसा अगर अफेक्ट होता है तो फिर किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि पेशेंट डिसाइड करेगा कंपनसेशन कितना हो रहा है, डायलेशन हो रहा है या हाइपरट्रोफी हो रही है, ऐसा हो सकता है। तो कुछ में क्या हो सकता है कि एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है जब तक साइन नहीं आए, जब तक फेलियर अपीयर नहीं हो,
कोज, कंपनसेशन, ऑन, कंटिन्यू चल रहा है वो सब। तो इसमें देखने को मिलेगा हमें पेशेंट में फटीगनेस देखने को मिलेगी, डिजीनेस देखने को मिलेगी, वीकनेस देखने को मिलेगी, सिंकोप देखने को मिलेगा, फेंटिंग देखने को मिलेगा, एक्टिविटी इंटॉलरेंस देखने को मिलेगा। और कभी कभी क्या हो सकता है इसमें कि कार्डियक जो आउटपुट है ये भी अफेक्ट हो जाता है, राइट। तो ये जो कंडीशन है ये अपने को देखने को मिल रही है। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, देखो भाई, राइट वेंट्रिकुलर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेल्योर, रिजल्ट तो हमें यही देखने को मिलेगा ना। अगर राइट वाल्व अफेक्ट हो रहा है या लेफ्ट वाल्व अफेक्ट हो रहा है तो क्या देखने को मिलेगा, लेफ्ट वाल्व में हमें देखने को मिलेगा कफ, क्योंकि पल्मोनरी साइन आएंगे, कफ होगा, टेकीपनिया होगा, है ना, एक्सर्शनल डिस्निया देखने को मिलेगा, क्रेकल साउंड देखने को मिलेगी, SpO2 का लेवल डिक्रीज मिलेगा, ऑर्थोपनिया मिलेगा पेशेंट में, ठीक है। और क्या हो सकता है, और हो सकता है अगर राइट वेंट्रिकुलर फेल्योर जैसा राइट वाल्व में अफेक्ट हो गए तो क्या होगा, पेरिफेरल जो है वो एडिमा, अनासार का जो है, राइट वेंट्रिकुलर फेल्योर हुआ, अनासार का में देखने को मिलेगा, होल बॉडी एडिमा में देखने को मिल सकता है ना। इवनिंग में राइज हो सकता है एडिमा, जुजुलार वेन का डिस्टेंशन हमें मिल सकता है ना, जुजुलार वेन्स का प्रेशर हमें इंक्रीज मिलने वाला है, ऑर्गेनोमेगाली हो सकता है, ये तो क्लियर है। नेक्स्ट और क्या हो सकता है कि पेशेंट में ये सब कंडीशन हमें देखने को मिल रही हैं, तो हम कुछ डायग्नोसिस करेंगे। तो डायग्नोसिस में हम क्या कर सकते हैं, डायग्नोसिस में हम करेंगे कि पेशेंट को असेस करेंगे हम, किसके लिए, कोज के लिए, कंडीशन के लिए और कॉम्प्लिकेशन के लिए, ऐसा हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सिस्टमिक हिस्ट्री कलेक्शन करना है हमें। तो उसमें क्या दिखाई देगा हमें, उसमें हमें दिखाई देने वाला है कि पेशेंट में क्या कोज था, क्या रिस्क फैक्टर थी, है ना, ये चीजें हमें असेस हो जाएगा कि हम पेशेंट का जब असेसमेंट करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। दूसरी बात हम करते हैं कंडीशंस की, जब हम पेशेंट का सिस्टमिक फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो हमारे सामने कंडीशन और कॉम्प्लिकेशंस नजर आते हैं। जैसे देखो हम बात करते हैं, असेस करेंगे हम हार्ट के साउंड को, है ना, तो हमें कार्डियक मरमर दिखाई देगा, और कहाँ देखने को मिलेगा, जिस साइड का वाल अफेक्ट हुआ है ना उस साइड में हमें कार्डियक मरमर, क्योंकि अबनॉर्मल जो हार्ट साउंड होता है उसको हम बोलते हैं कार्डियक मरमर, है ना। ये टर्बुलेंस, जो ब्लड का जो टर्बुलेंस होता है इसके कारण डेवलप होता है। अगला एरोटिक एरिया है, या तो एरोटिक एरिया में अगर अफेक्ट हुआ है, एरोटिक वाल अफेक्ट हुआ है, तो एरोटिक एरिया कहाँ होता है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस होता है राइट एक्सटर्नल बॉर्डर के पास में। देखो फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस और सेकंड नंबर का, और कहाँ पे, स्टर्नम जो है राइट साइड में उसके बॉर्डर के पास में, ये है एरोटिक एरिया। दूसरी बात करें पल्मोनरी एरिया, तो पल्मोनरी एरिया जो होते हैं ना वो भी कहाँ होता है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में, लेकिन लेफ्ट साइड में, है ना, पैरा स्टर्नम बॉर्डर के पास में, मिट्रल वाल्व में। तो मिट्रल जो एरिया है वो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में होता है, मिड क्लेविकुलर लाइन में। और चौथा होता है ट्राइकस्पिड होता है फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर। देखो चार प्रकार के एरिया हमारे सामने, कौन कौन से हैं, पहला है एरोटिक है भाई राइट साइड में, देखो ये क्या है, राइट साइड है हमारा, है ना। अब राइट साइड है तो फर्स्ट और सेकंड, तो सेकंड जो है वो यहाँ देखने को मिल रहा है, तो सेकंड यहाँ देखने को मिल रहा है, तो स्टर्नम बॉर्डर देखेंगे तो ये जो एरिया है हम इसको क्या बोल रहे हैं, देखो ये जो एरिया है इसको हम स्टर्नम बॉर्डर के आसपास मान रहे हैं। तो एरोटिक जो एरिया है तो ये रहेगा यहाँ पे, तो हम सुनेंगे मरमर कहाँ पे, सेकंड राइट साइड स्टर्नम एरिया के बॉर्डर के पास में। दूसरा सामने, जस्ट लेफ्ट का मतलब सामने। अब सामने क्या है, सामने हमें देखने को मिलेगा कि पेशेंट में पल्मोनरी जो एरिया है सेकंड, है ना, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, और कहां देखने को मिलेगा, पैरा स्टर्नम, थोड़ा सा स्टर्नम से दूर, राइट। अब अगला क्या है, मिट्रल वाल्व का फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में देखने को मिलेगा, देखो राइट में देखने को मिलेगा, और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में हमें देखने को मिल रहा है, और वो भी कौन सी लाइन पे, मिड क्लेविकुलर। देखो ये क्लेविकल बोन है, इसके बीच में से हमें एक लाइन खींचनी है, जो लाइन जहां पे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे आके रुकती है, तो उस एरिया में हमें सुनने को मिलेगा क्या, मिट्रल वाल्व,
ठीक है, मिट्रल वाल की जो साउंड है वो हमें सुनने को मिलेगी, मरमर। अगला है ट्राइकस्पिड, तो ट्राइकस्पिड सेम है, एक्सटर्नल बॉर्डर के पास में मिलेगा और फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में मिलेगा और लेफ्ट साइड में मिलेगा। ये चीजें हमें देखने को मिलेगी। तो लेफ्ट साइड में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिल रही हैं और राइट साइड में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिल रही हैं। तो जो असेस कर रहे थे हम मरमर को सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कंडीशन में, ठीक है, तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो मरमर थी वो हमने देखा। अगर मरमर S1 और S2 के बीच में होती है तो सिस्टोलिक होती है, ठीक है, और अगर मरमर S2 और S1 के बीच में होती है तो डायस्टोलिक होती है, ऐसा हम समझेंगे। सिस्टोलिक मरमर कब बोलेंगे हम लोग, अगर S1 साउंड और S2 साउंड के बीच में हमें मरमर दिखाई दे तो हम क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक मरमर बोलेंगे। अगर मरमर साउंड S2 और S1 के बीच में दिखाई दे तो डायस्टोलिक बोलेंगे हम, ठीक है। पैटर्न क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहने वाला है वहां पे मरमर का, क्रिसेंडो और डिक्रिसेंडो टाइप में, है ना। और अगर ऐसा दिखता है हमें क्रिसेंडो और डिक्रिसेंडो पैटर्न में हमें दिखता है, देखो क्रिसेंडो का मतलब चढ़ते हुए फिर उतरते हुए, ऐसा इसको समझो, इसको हम बोल रहे हैं क्रिसेंडो, चढ़ भी रहा है और उतर भी रहा है ना। तो ये जो कंडीशन है इसको हम बोलेंगे क्या, क्रिसेंडो, ऊपर गई साउंड और फिर धीरे धीरे साउंड नीचे आ रही है, तो इसको बोल रहे हैं हम क्रिसेंडो और डिक्रिसेंडो पैटर्न में। और क्या होने वाला है हिस्ट्री कलेक्शन में, फिजिकल एग्जामिनेशन में, कोज रिस्क फैक्टर ये चीज हमने देख ली, पल्मोनरी और सिस्टमिक कंजेशन को हमने देख लिया, कार्डियक मरमर को हमने सुन लिया है। इसके बाद में और क्या करेंगे, क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो को हमने देख लिया है, मिट्रल रिगर्जिटेशन को देख लिया है। तो हम कुछ इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जैसे एक्सरे, यूएसजी, ईसीजी, ये क्या देखेंगे, ये देखेगा रिमॉडलिंग, इकोकार्डियोग्राफी, वाल्व को देखेंगे, वाल्व के टाइप के इंपेयरमेंट को देखेंगे, डिग्री कितनी अफेक्ट हो रही है, डिजीज कंडीशन कितना अफेक्ट हुई है, कंडीशन क्या है ना, कार्डियक रिमॉडलिंग कितना हुआ है। और हम देखेंगे कार्डियक फेल्योर में जो इफेक्टिव जो है स्ट्रोक वॉल्यूम जो है, ठीक है। और क्या देखेंगे, कार्डियक आउटपुट को देखेंगे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को देखेंगे। कहने का मतलब इजेक्शन फ्रैक्शन की जो वैल्यू है ना उसको हम देखेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम देख लेंगे, कार्डियक आउटपुट देख लेंगे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को हम चेक कर लेंगे, किसके द्वारा, इकोकार्डियोग्राफी के द्वारा, ठीक है। अब फाइनली हम क्या बात करेंगे कि इसका मैनेजमेंट कैसे हो सकता है। भाई मैनेजमेंट जो है वो हार्ट के बेस करता है, हार्ट का कौन सा वाल है, कौन से टाइप की प्रॉब्लम हुई है और डिग्री कितना फेल्योर है, किस लेवल तक फेल्योर हो चुका है ना। तो ये चीजें असेस करने के बाद में हम क्या करेंगे, एटी और पैथोफिजियोलॉजी है उसको हम असेस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सिम्प्टोमेटिक या मेडिकल मैनेजमेंट देंगे। तो सिम्प्टोमेटिक और मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले तो यूरेटिक होता है कि जितना ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ है ना, वॉल्यूम जो बढ़ा है उस वॉल्यूम को हमें क्या करना है, कम करना है। दूसरा डिजोक्सिन, हार्ट की जो पंपिंग है, जो कॉन्ट्रैक्शन है, मैच्योर जो कॉन्ट्रैक्शन है ना, तो उसके लिए क्या देंगे, आइनोट्रोपिक देंगे। और वो जो आइनोट्रोपिक होते हैं उनको डिजोक्सिन बोलते हैं हम लोग। पॉजिटिव आइनोट्रोक्सिन, पॉजिटिव जो है आइनोट्रोपिक है क्या, डिजोक्सिन। और क्या देंगे, और देंगे कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होगा क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है, तो एंटी हाइपरटेंसिव जो मेडिकेशन है वो हम देने वाले हैं इस पेशेंट में। कुछ सर्जिकल अप्रोच हम असेस करेंगे, इसमें क्या करेंगे, बैलून वल्वोप्लास्टी हम कर सकते हैं, है ना, इन्वेजिव प्रोसीजर है, नॉन सर्जिकल अप्रोच है ये, बैलून टिप्ड कैथेटर इंसर्ट करेंगे हार्ट में और क्या करेंगे, और जो माल फंक्शन है उसको इन्फ्लेट कर देंगे, फुला देंगे, है ना। किसके थ्रू जाएगा, ये फीमोरल जो वेन होती है इसके थ्रू जाने वाला है। तो इसमें नर्सिंग कंसर्न हमें क्या देखना है कि इंसर्शन की जो साइट है वहां पे हमें असेस करना है ब्लीडिंग को, हेमेटोमा को, या फिर आर्टेरियल जो साइट है तो उसमें हम क्या देखेंगे, पेरिफेरल जो परफ्यूजन है, पेरिफेरल जो सर्कुलेशन है वो अफेक्ट तो नहीं हुआ है, उसको मॉनिटर करना है। और सेम वेन में देखना है कि वेनस जो रिटर्न था वो वेनस कंटिन्यू रिटर्न हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये चीज हमें देखने को मिलेगी जब हम किसी पेशेंट में क्या देखेंगे, वल्वोप्लास्टी को असेस करेंगे। तो नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, मिट्रल एनुलोप्लास्टी। ये क्या होता है, मिट्रल वालों को हम रिपेयर करेंगे एनुलस की द्वारा, है ना। और रिगर्जिटेशन को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, कैसे, इसको टाइट कर देंगे, सूचरिंग कर देंगे बेस के साथ में। और क्या कर सकते हैं, कम्यूरोजूरोटोमी,
है ना, इसको बोलते हैं वल्वोटोमी, सर्जिकल रिमूव कर देंगे वाल्व को। तो क्या होगा, ओपन हार्टरी सर्जरी के द्वारा होने वाली प्रोसेस है, विजुलाइज करेंगे वाल्व को, है ना, इंसाइज करेंगे, फ्यूज करेंगे, और क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे थ्रोम्बाई, है ना, डिपोजिटेड जो कैल्शियम है, जो कैल्सिफिकेशन हुआ था उसको क्या कर देंगे हम, रिमूव कर देंगे। एक सर्जरी होती है यहाँ पे वाल्व रिप्लेसमेंट। वाल्व रिप्लेसमेंट कैसे होगा, या तो विद ओपन हार्ट सर्जरी होगा, या फिर क्या होगा, इंटरवेंशन वाल्व रिप्लेस वाया कैथेटर। तो इसमें हम ट्रांस कैथेटर का यूज करने वाले हैं एरोटिक वाल्व को रिप्लेसमेंट करने के लिए। ठीक है, ये तो था हमारा वाल्व ट्रांसप्लांट रिप्लेसमेंट। अब वाल्व दो प्रकार के होते हैं भाई, रिप्लेसमेंट पे करते हैं। पहला होता है मैकेनिकल वाल्व, दूसरा होता है बायोलॉजिकल वाल्व। मैकेनिकल का मतलब कोई भी स्टील का हो सकता है, कोई मेटल का हो सकता है ना। तो इसमें क्या देखेंगे, ये ड्यूरेबल हो सकता है और लाइफ लॉन्ग यूजेबल हो सकता है। ठीक, और क्या करेंगे, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का खतरा ज्यादा होता है, तो लाइफ लॉन्ग एंटीकोएगुलेंट्स लेते हैं, तो इसके द्वारा ब्लीडिंग का खतरा रहता है। इंडिकेटेड ये यंग पेशेंट में हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये मैकेनिकल वाल्व था। दूसरा है बायोलॉजिकल वाल्व। जो बायोलॉजिकल वाल्व है, ये बायोलॉजिकली और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर से बनाया जाता है। तो या तो वो एनिमल होगा तो हम उसको बोलेंगे जीनोग्राफ्ट, या तो होगा ह्यूमन से, उसको हम बोलेंगे होमोग्राफ्ट। तो होमोग्राफ्ट तो हमें कैडेवर डोनर से मिलेगा। जो पेशेंट मर जाता है ना, एक्सीडेंटल कोई भी केस है, अगर डोनेशन हमें मिल रहा है तो कैडेवर डोनर हम बोलेंगे, ब्रेन डेड पेशेंट। दूसरा क्या है, जीनोग्राफ्ट जो है वो काऊ से ले सकते हैं, बोवाइन से ले सकते हैं। तो ये वाल जो होते हैं, है ना, पिग पोर्सिन बोल सकते हैं इसको। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की डिक्रीज होती है इसमें खतरा, और एंटीकोगुलेंट लेने की जरूरत कम पड़ती है ना। अब मैकेनिकल वाल में तो हमें तो एंटीकोगुलेंट लेना पड़ेगा, और एंटीकोगुलेंट लेना पड़ेगा तो कुछ चीजें हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग देखेंगे कि जो न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन है उसके अकॉर्डिंग जो वाल्व जो फेल्योर है वो कितने टाइप का होता है। ये 4 टाइप का होता है न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन के द्वारा। जो वल्वुलर हार्ट डिजीज है इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है स्टेज फर्स्ट, वल्वुलर हार्ट डिजीज तो होती है, प्रेजेंट है, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक है स्टेज फर्स्ट में। दूसरा स्टेज सेकंड, वल्वुलर हार्ट डिजीज प्रेजेंट है लेकिन कुछ काम करने के बाद में सिम्टम्स आते हैं, कुछ एक्सर्शन करने के बाद में क्या आते हैं, सिम्टम्स आते हैं, और कुछ दवाइयां देने के बाद में रिलीव हो जाते हैं। ये स्टेज सेकंड। स्टेज थर्ड में क्या होगा कि ये प्रेजेंट है और साइन सिम्टम भी प्रेजेंट है। ठीक है, और चौथा स्टेज में साइन सिम्टम्स, स्टेज थर्ड में साइन सिम्टम्स कब आते हैं, जब एक्टिविटी करता है, और स्टेज 4 में 24 घंटे साइन सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे इसके लिए सर्जिकल अप्रोच किया जाता है। 4 प्रकार के हुए, पहले है एसिम्प्टोमेटिक, दूसरा है सिम्प्टोमेटिक था लेकिन उसमें कुछ मेडिसिन दी और ठीक हो गया, तीसरा है कि जब काम करता है तब तब सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, है ना, एक्टिविटी जब करता है डेली लिविंग की तब ही हमारे सामने क्या आएंगे, सिम्टम्स आएंगे। और चौथा है कि 24 घंटे ही सिम्टम्स हो रहे हैं। तो क्या करेंगे इसके लिए हम करेंगे कि सर्जिकल अप्रोच हमें करना है, राइट। और क्या कर सकते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट में, नर्सिंग मैनेजमेंट हम असेस करेंगे वल्वुलर हार्ट डिजीज को, इसके साइन सिम्टम्स को, कॉज को और कॉम्प्लिकेशंस को, नर्सिंग प्रोसेस का हिस्सा है। और क्या कर सकते हैं हम लोग, और हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखेंगे, बैलेंस एक्टिविटी को और जो रेस्ट है इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, कार्डिक आउटपुट को असेस करेंगे, पल्स, बीपी, एलओसी, है ना, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, यूरिन आउटपुट, पेरिफेरल परफ्यूजन, इन सबको हमें क्या करना है, असेस करना है। क्यों, क्योंकि सीसीएफ को मॉनिटर करना है हमें, कंटिन्यू मॉनिटर करना है पल्मोनरी और सिस्टमिक कंजेशन को, मेडिकेशन देनी है, डेली वेट चेक करना है, प्रोसीजर करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, हेल्थ एजुकेशन देनी है। और क्या करेंगे, वाइटल साइन मॉनिटर कर लो, है ना, कार्डियक मार्कर एसेस कर लो, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, पैटर्न ऑब्जर्व और एनालाइज करना है। पोस्ट ऑपरेटिव में क्या देखेंगे हम लोग,
पोस्ट ऑपरेटिव में देखेंगे इफेक्टिवनेस को देखेंगे, है ना, ऑब्जर्व करेंगे कार्डियक आउटपुट को और कंजेशन को, ब्लड प्रेशर, पल्स, यूरिन आउटपुट, रेस्पिरेशन, एसपीओ2, ब्रीथ साउंड, इन चीजों को देखेंगे हम। कार्डियक मरमर को हम असेस करेंगे। मेडिकेशन में क्या देंगे हम लोग, एंटीकोगुलेंट हम दे रहे हैं ना, तो एंटीकोगुलेंट दो प्रकार के होते हैं भाई। अगर हम मानो कि ओरली दे रहे हैं, है ना, या फिर हम क्या दे रहे हैं, पेरेंटली दे रहे हैं, तो इनमें क्या होगा, पीटी, आईएनआर और एपीटीटी की जो वैल्यू है, पीटी आईएनआर की वैल्यू हम कहाँ देखेंगे, जब हम पेशेंट को क्या दे रहे हैं, वारफेरिन दे रहे हैं। देखो कैसे वो लगेगा, क्योंकि डब्ल्यू के पास में पी है, तो जब जब वारफेरिन देंगे तो वहां पे एपीटीटी की वैल्यू चेक करेंगे, राइट। पीटी आईएनआर को देखेंगे हम, जो पीटी आईएनआर है ये वारफेरिन में देखते हैं, और हिपेरिन जब हम देंगे तो एपीटीटी की वैल्यू देखते हैं, क्योंकि हिपेरिन एच के पास में ए है और डब्ल्यू के पास में पी है, तो पीटी आईएनआर वारफेरिन के लिए और एपीटीटी हिपेरिन के लिए हम असेस करते हैं। अगर 2 गुना तक है तो नॉर्मल है, 2 गुना से ज्यादा है तो अब नॉर्मल कंडीशन होने वाली है, तो पेशेंट को क्या होगा, ब्लीडिंग जैसी चीजें देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, अभी ब्लीडिंग जो है वो इंटरनल हो सकती है और एक्सटर्नल हो सकती है, इन चीजों को हमें कंट्रोल मॉनिटर करना है। हेल्थ एजुकेशन में क्या देंगे, हेल्थ एजुकेशन में भाई को बोलेंगे क्या करना है, अवॉइड करना है एक्सट्रीम एक्सर्शन, जिम में जाके मत लग जाना, खेत में फावड़े के लिए मत लग जाना, है ना, वो काम जिनमें बहुत ज्यादा ताकत या मेहनत की जरूरत पड़ती है, उन काम के लिए भाई को हम साफ साफ मना कर देंगे और बोलेंगे कि भाई बीड़ीबाज मत बनना, स्मोकिंग को अवॉइड करना, जो इसको स्टिमुलेट करते हैं उनको अवॉइड करना, कुछ मेडिकेशन है इनको टाइम से लेना, दवाइयाँ टाइम से लेगा, और क्या करेंगे, प्रिकॉशन अपनाना है ब्लीडिंग वाले, ऐसा नहीं है रेजर लेके लग गया शेविंग करने, ये चीज हमें देखनी है। ऐसी ब्रश का यूज करेंगे जो सॉफ्ट हो, ऐसा नहीं है दांतों को रगड़ रहा है, मसूड़ों को छील दिया, ब्लीडिंग हो रही है, ऐसा नहीं करना है। और क्या करेंगे, सेल्फ मॉनिटरिंग करेगा पेशेंट, है ना, ओरल हाइजीन को मेंटेन करेगा, मोर प्रोन होता है एंडोकार्डाइटिस में, ये चीज याद रखनी है। भाई को बोलना है ब्रश तो करना है लेकिन हार्ड से नहीं करना, सॉफ्ट से करना है ना, नीम की दातन नहीं करनी है कि लग जाए भाई रगड़ का देने के लिए, ऐसा नहीं करना है। तो क्या करना है, यूज करना है सॉफ्ट ब्रश को, और गुड न्यूट्रिशन लेना है, एस्प्रिन नहीं लेना है। ये बात हमें बताना है किसको, जिस पेशेंट को मेटेलिक वाल्व जो है वो हुआ है ना, तो एस्प्रिन के लिए हमें मना करना है, खाने के लिए बोलना है, ये चीजें हम करना है किसी भी पेशेंट में, जिस पेशेंट में क्या हुआ है, ये सब चीजें हमें देखने को मिली है। ठीक है, अगला क्या करें, अगला हम बात करते हैं एरोटिक वाल्व रिगर्जिटेशन की, है ना। एरोटिक वाल्व जो है, रिगर्जिटेशन तो हमने देख लिया था, बैक फ्लो हमने देख लिया था, तो वो सारी चीजें देख ली थी हमने, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो क्या होगा, होने वाला ये है कि मैनेजमेंट हम जो है वो देखेंगे इसका, है ना, और मैनेजमेंट जो है उसमें देखेंगे हम क्या, NYHA एक प्रोसीजर जो टाइप है मैनेजमेंट का, इसमें हम क्या होगा 1 2 3 4 मोर देन 50%, मोर देन लेस देन 40, ऐसा है। अगर लेस देन 40 है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सर्जिकल अप्रोच। एक होता है इसमें बाउंसिंग पल्स, है ना, जिसको हम कोरिजन पल्स बोल सकते हैं, स्ट्राइकिंग इन हेड डीमोसेट साइन बोलते हैं इसको, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, वाटर हैमर पल्स, इसी को बोलते हैं कोलैप्सिंग पल्स। ठीक है, अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे मेडिकेशन देनी है, सर्जिकल करेक्शन में देखेंगे रोज प्रोसीजर किया जाता है एरोटिक वाल्व के लिए, राइट। ये चीजें हमने देखा किसी भी पेशेंट में जिसमें वाल्वुलर हार्ट डिजीज हुई है। ठीक है, तो वाल्वुलर हार्ट डिजीज हमारी कंप्लीट हुई। थैंक यू, जुड़े रहें।